हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक नई क्लास में, जो कि है सेम वे हमारी बायोकेमिस्ट्री की क्लास, जिसका टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के बारे में। और इसमें जो यूरिया साइकिल है, 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा आज का चैप्टर का ओवरव्यू। अब हम देखते हैं चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, वन बाय वन देखते हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड्स पढ़ेंगे, मिस्टर साइकिल पढ़ेंगे, कैथेपिन्स, प्रोस्टेसोम्स पढ़ेंगे, इंटर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट्स ऑफ एमिनो एसिड्स पढ़ेंगे, ट्रांस एमिनेशन एंड ट्रांस डीएमिनेशन पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पढ़ेंगे, यूरिया साइकिल पढ़ेंगे, यूरिया साइकिल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, यूरिया लेवल इन ब्लड पढ़ेंगे और 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। और सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हमारे चैप्टर के अंदर, वो है हमारा एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बारे में। एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के में देखते हैं, मेन रोल होता है एमिनो एसिड का फंक्शन है प्रोटीन्स बनाना। तो जो मेन रोल होता है एमिनो एसिड का, सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोटीन। तो जो प्रोटीन का बनाना, प्रोटीन 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड फंक्शनल प्रोटीन। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के जैसे मसल, स्किन, हेयर, कोलेजन के पार्ट को बनाते हैं, जबकि जो फंक्शनल प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम, हार्मोन और एंटीबॉडीज, ये सब चीज़ें बनाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एमिनो एसिड जो है ब्रिक्स की तरह काम करते हैं प्रोटीन्स बिल्डिंग के लिए। अब हम देखते हैं प्रोटीन का स्टोरेज क्यों नहीं होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं, प्रोटीन है वो स्टोरेज नहीं होते बॉडी के अंदर, और कोई स्टोरेज नहीं होता बॉडी के अंदर। अब इसको हम देख लेते हैं। A 70 kg adult man has a protein turnover of about 400 ग्राम पर डे इक्वल सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो 70 kg का जो एडल्ट मैन है उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है 400 ग्राम प्रोटीन पर डे, और 400 ग्राम ही वो सिंथेसिस होती है और 400 ग्राम ही डिग्रेडेड हो जाती है। तो बॉडी डेली 400 ग्राम प्रोटीन बना भी रही है और उतना ही तोड़ भी रही है, इसमें ये बताया गया है। अब हम देखते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड के बारे में। जो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो बॉडी खुद नहीं बना सकती, इसको हमें डाइट से ही हमें ये मिल सकते हैं। इसलिए इनके एग्जांपल हैं जैसे एलेनिन वगैरह, ये होते हैं। और नाम से कंफ्यूज नहीं होना, जो नॉन असेंशियल का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट नहीं है, बॉडी नहीं बना सकती इसको, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारी जो एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, इन्हें डाइट से लेने की आवश्यकता हमें नहीं होती। और इसका अगर एक भी एसेंशियल एमिनो एसिड कम हो जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस है वो रुक जाती है। ठीक है, अमीनो एसिड पूल के बारे में देखते हैं। अमीनो एसिड पूल क्या होते हैं। तो जो ब्लड एंड टिश्यू में फ्री अमीनो एसिड का कलेक्शन होता है उसे हम अमीनो एसिड पूल बोलते हैं। और इसका सोर्स होता है हम डाइट से, बॉडी प्रोटीन ब्रेकडाउन से ये हमें मिल जाता है। और इसका यूसेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, हार्मोन एंजाइम के अंदर और एनर्जी में। अब जो एडल्ट्स होते हैं ना, बॉडी में, एडल्ट्स की बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो प्रोटीन डिग्रेडेशन होता है, वो नाइट्रोजन इनटेक और नाइट्रोजन लॉस को मेंटेन करता है, वो इक्वल रखता है और नाइट्रोजन बैलेंस मेंटेन करके रखता है। जैसे पॉजिटिव बैलेंस होगा तो ग्रोथ होगी, और नेगेटिव होगा तब इसमें जैसे कोई भी डिजीज होगी या ऐसा होगा, तो ये बैलेंस करके रखता है नाइट्रोजन के लेवल को। अब हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। इफेक्ट ऑफ कुकिंग। अब प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है, जैसे आपको पता है प्रोटीन का डीनेचर हो जाता है तो 3D स्ट्रक्चर होती है वो ओपन हो जाती है प्रोटीन की। रिजल्ट है इसका कि जो एंजाइम होते हैं वो इजीली अटैक कर पाते हैं और डाइजेशन करना इजी हो जाता है। और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होते हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं। ये एंजाइम वाटर यूज करके पेप्टाइड बॉन्ड्स तोड़ते हैं। और जो जाइमोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्रोटीज एगार एक्टिव होकर रिलीज हो जाते हैं और स्टमक एंड पैनक्रियाज को डाइजेस्टिव कर देते हैं। और इसके एग्जांपल है पेप्सिनोजन वगैरह, ये सब। एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन। जब एक्टिवेशन इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर होता है जाइमोजन का, और ये सेफ जगह होती है, यहाँ पे नो सेल्फ डाइजेशन नहीं होता। और इसके एग्जांपल है एंटेरोकाइनेज, एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन वगैरह, है ना। अब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के बारे में देखते हैं। एंडोपेप्टाइडिंग, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम समझते हैं। ये प्रोटीन चेन के अंदर के पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए इनको एंडो बोलते हैं। इनका फंक्शन होता है लार्ज प्रोटीन्स को स्मॉल पेप्टाइड बॉन्ड में फ्रेगमेंट करना। और इनके एग्जाम्पल हैं
ट्रिप्सिन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और एलिस्टेज। अब हम देखते हैं एक्सोपेप्टाइडेज। तो एक्सोपेप्टाइडेज होता है, ये एक्ट करता है बॉन्ड पे और तोड़ता है इसके टर्मिनल्स को। तो इन पेप्टाइड चेन के टर्मिनल्स एंड से काम करते हैं, इसलिए इनको आउटसाइड एक्सोपेप्टाइडेज बोलते हैं। इंडिविजुअल अमीनो एसिड रिलीज करते हैं और इसके एग्जाम्पल हमें अमीनो पेप्टाइडेज होता है, वो उसका एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और उनकी स्पेसिफिटी के बारे में। अब ये हमारे पास एंजाइम है, ये हमारे पास में पेप्टाइड बॉन्ड्स है जो ये हाइड्रोलाइज करते हैं। तो पेप्सिन का PHE, टाइर, ट्रिप, ये सारे हैं। ट्रिप्सिन का एगार और लाइस है। काइमोट्रिप्सिन का PHE, टायर, वेल, लूसीन वगैरह ये बॉन्ड है जो तोड़ते हैं। इसी प्रकार एलास्टेज का है और कार्बोक्सिल पेप्टाइड्स का है जो C टर्मिनल एरोमेटिक अमीनो एसिड्स को तोड़ते हैं। कार्बोक्सिल पेप्टिडेज भी है जो C टर्मिनल बेसिक अमीनो एसिड को तोड़ते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीएज के बारे में। अब प्रोटीएज क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीएज के बारे में। तो एंडोपेप्टाइडेज, तो एंडोपेप्टाइडेज होता है वो ये एंजाइम होते हैं, ये प्रोटीन चेन के बीच में होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड्स तोड़ते हैं, इसलिए इन्हें एंडोपेप्टिडाइड्स बोलते हैं। ये लार्ज प्रोटीन को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। इनके एग्जांपल पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन है ना। और एक्सोपेप्टिडाइड्स ये होते हैं टर्मिनल्स पे होते हैं, और ये हमने शायद अभी पढ़ लिया था कि भाई ये हाँ एक्सोपेप्टाइडेज होते हैं, ये एंजाइम टर्मिनल एंड्स पे पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ते हैं। और जिसमें कार्बोक्सिल पेप्टिडाइज होता है वो C टर्मिनल पर तोड़ता है और अमीनो पेप्टिडाइज होता है वो N टर्मिनल पर अमीनो एसिड निकालता है। अब साइट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन देख लेते हैं। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन कौन से 3 जगह होती है और कौन कौन सी एंजाइम्स वर्क करते हैं। स्टमक, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इनके अंदर होता है प्रोटीन का डाइजेशन। अब गैस्ट्रिक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में देखते हैं। रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के बारे में। इसका फंक्शन है, ये प्रोवाइड करवाता है एसिडिक pH अप्रोक्सीमेट टू ऑफ, ये पेप्सिन को एक्टिव कर देता है इस pH पे, जो पेप्सिन एंजाइम होता है स्टमक के अंदर। और फिर वो एक्टिवेट्स करता है पेप्सिनोजन को, जो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है और फिर बाद में डाइटरी जो प्रोटीन्स होती है को डीनेचर करता है और स्ट्रक्चर ओपन करके डाइजेशन इजी करता है। अब रेनिन काइमोसिन के बारे में देखते हैं। जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। अगर ये इसका आप स्पेलिंग अच्छे से देखना, क्योंकि एक रेनिन जो होता है वो हमारा रीनल फंक्शन में भी आता है, रेनिन है ना। तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, और ये रेनिन है अलग है, ये स्टमक का एंजाइम है, इसका काइमोसिन भी नाम होता है। ये मेनली इन्फेंट्स के अंदर होता है, ये एडल्ट्स के अंदर नहीं होता। ये मिल्क प्रोटीन जो होती है केसिन, उसको पैराकेसिन के अंदर कन्वर्ट करता है और मिल्क को कर्डल करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं रेनिन वर्सेस रेनिन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक तो किडनी का एंजाइम होता है और एक हमारे स्टमक का एंजाइम होता है। तो जो रेनिन है वो गैस्ट्रिक प्रोटियोलाइज एंजाइम होता है और वो रेनिन है वो किडनी एंजाइम होता है जो एक्टिवेट करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन के अंदर, बीपी को रेज कर देता है। अब हम नेक्स्ट एंजाइम पे मूव करते हैं, पेप्सिन पे। तो सीक्रेटेड होता है ये पेप्सिनोजन की चीफ सेल से, और ये पेप्सिनोजन इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है और सीक्रेट होता है चीफ सेल से, फिर एक्टिवेट किया जाता है जब HCl रिमूव करता है 44 अमीनो एसिड्स को N टर्मिनल पे। तो जिस ऑप्टिमम pH 2 हो जाती है अप्रोक्सीमेट, ये एसिडिक pH है, एंडोपेप्टाइडेज काम करता है। और स्पेसिफिसिटी होती है इसके अंदर, जो पेप्टाइड बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे फेनाइलिनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, मिथायोनिन, ये सारे उन पे प्रोटीन है वो वर्क करके प्रोटीज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। पैनक्रियाटिक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब पैनक्रियाट के अंदर कैसे डाइजेशन होता है प्रोटीन का, तो इसके अंदर pH होती है अप्रोक्सीमेट 8 यानी अल्काइल pH होती है। अल्काइलिनिटी प्रोवाइड करती है बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस के लिए। और जो हार्मोनल कंट्रोल किए जाते हैं वो सीक्रेट होते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन और पैनक्रायोजाइमिन। और ये हार्मोन्स बोलते हैं कि जो पैनक्रियाज होता है उसके एंजाइम के रिलीज को कंट्रोल करते हैं। अब पैनक्रियाटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये सारे पैनक्रियाटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो जो सीक्रेटेड होते हैं वो सीक्रेटेड एज ए जाइमोजेंस, तो जो एंजाइम है वो सीक्रेटेड होते हैं एज ए जाइमोजेंस, जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो इलास्टेज, इनको हम जाइमोजेंस बोलते हैं। और ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाज, इससे प्रोटेक्शन किया जाता है इन सबका। ऑल आर सेराइन
प्रोटीज, ये सेराइन प्रोटीज होते हैं। अब ट्रिप्सिन के बारे में देखते हैं हम। ट्रिप्सिन है जो कि सीक्रेट होता है हमारा ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में, जो कि इनएक्टिव होता है। फिर इसका एक्टिवेशन होता है एंटायरोकाइनेज यानी एंटेरोपेप्टाइडेज की प्रेजेंस में इंटेस्टाइनल माइक्रोविलाई के अंदर। इंटेस्टाइनल माइक्रोविलाई के अंदर एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन के अंदर एक्टिव होता है। देन एक्ट्स ऑन पेप्टाइड बॉन्ड्स इन्वॉल्विंग आर्ग एंड लाइसिन, यानी जो ये हमारा फिर बाद में ये आर्जिनिन और लाइसिन के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं इनको ब्रेक करता है। अब हम देखते हैं एक्टिवेशन एंड एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन। तो जो एक्शन है और एक्टिवेट कैसे होता है ट्रिप्सिन, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजन देखते हैं। ट्रिप्सिन पैनक्रियाज से इनएक्टिव फॉर्म में आता है ट्रिप्सिनोजन के रूप में, ठीक है। और फिर वो इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसमें एक्टिवेटेड हो जाता है। और फिर ये जो होता है इसको कौन एक्टिवेट करता है, इसको एंटेरोकाइनेज है एंजाइम जो एक्टिवेट करता है। और एक्टिविटी में रिमूव होता है इसकी जो एक्टिविटी एंड टर्मिनल से हेक्सोपेप्टाइड है वो रिमूव हो जाता है। और जो इसके अंदर ट्रिप्सिनोजन है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है ट्रिप्सिन के अंदर। अब इसके अंदर जो है ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है, इसमें 1 ट्रिप्सिन बन गया ना, ये और ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करता है, इससे बोलते हैं ऑटो कैटालाइटिक एक्टिवेशन, यानी एक ट्रिप्सिन से बहुत सारे ट्रिप्सिन बन जाते हैं। अब ट्रिप्सिन है वो ऑल्सो एक्टिवेट्स इन अदर पैनक्रियाटिक जाइमोजेंस, ये अदर पैनक्रियाटिक जाइमोजेंस को भी एक्टिव कर देता है। और हाइड्रोलाइज पेप्टिडेज, इसमें जो हाइड्रोलाइज होता है ये जब पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आर्जिनिन और लाइसिन को ये तोड़ता है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो ये काम करता है, कार्बोक्सिल ग्रुप को आर्जिनिन और कार्बोक्सिल ग्रुप को लाइसिन के अंदर ये इन्वॉल्व करता है और ये प्रोटीन के बॉन्ड को तोड़ता है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ता है। एक्यूट पैनक्राइटिस के अंदर क्या होता है, कॉज्ड बाय प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजन विद द पैनक्रियाज। अब जो प्रीमेच्योर एक्टिवेशन होता है ट्रिप्सिनोजन का वो इनसाइड द पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाटिक टिश्यूज जो होते हैं उनको ऑटो डाइजेशन हो जाता है और ये हमारा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, इन्फ्लामेशन प्लस टिश्यू डैमेज। इसलिए जाइमोजन सीक्रेशन प्लस इनिबिटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। काइमोट्रिप्सिन के बारे में बात करते हैं। जो ये सीक्रेटेड होता है वो काइमोट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। फिर इसको ट्रिप्सिन है जो एक्टिवेट करता है और जो एक्टिवेटेड प्रोसेस है ये प्रोड्यूस होता है ABC पेप्टाइड चेन्स बनती है। ये चेन्स होती है ना, ये फोल्ड होकर एक्टिव कैटालाइटिक साइट बना देती है और एक्टिव कैटालाइटिक साइट बनने पर ये सेलेक्टिव प्रोटियोलाइज का एग्जाम्पल है, जैसे लिमिटिंग कटिंग और एक्टिव एंजाइम के रूप में। कार्बोक्सी पेप्टिडाइज के बारे में देखते हैं। इसका फंक्शन है स्मॉल जो पेप्टाइड्स होते हैं उनको ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन के अंदर तोड़ना, इसका ये फंक्शन है कि पेप्टाइड्स बॉन्ड पर ये काम करता है। और पेप्टिडाइज होते हैं वो डायापेप्टाइड्स और ट्रायापेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये सीक्रेटेड होता है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के रूप में। और जो ये एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन को और मेटेलो एंजाइम्स के रिक्वायर होता है जिंक, मेटेलो एंजाइम्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है जिंक की। और ये टाइप ऑफ एक्सोपेप्टाइडेज होता है और ये C टर्मिनल से कट करता है बॉन्ड को, जब फॉर्म करता है तब एमिनो एसिड या प्रोटीन से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्म करता है तब। इंटेस्टाइनल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, अब इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है प्रोटीन का वो देखते हैं। तो फाइनल डाइजेशन जो होता है वो हमारा इंटेस्टाइन के अंदर होता है। एंजाइम जो प्रेजेंस होता है वो सक्कस एंटेरिकस होता है और जो ल्यूमेन सरफेस होती है इंटेस्टाइन की उसके एपिथेलियल सेल्स के अंदर एंजाइम लोकेटेड होता है। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है और फ्री अमीनो एसिड्स बनते हैं। इंटेस्टाइनल पेप्टाइडेज के बारे में देखते हैं। जो ल्यूसीन एमिनो पेप्टाइडेज होता है वो रिलीज करता है एन टर्मिनल से बेसिक एमिनो एसिड एंड ग्लाइसिन को रिलीज करता है। और प्रोलीन एमिनो पेप्टाइडेज होता है वो रिमूव करता है प्रोलीन एंड पॉलीपेप्टाइड एंड्स को। डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स को इंडिविजुअल एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड देखते हैं। अब अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन का होता है तो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, कैरियर मीडिएट होता है और सोडियम डिपेंडेंट
सिम्पोर्ट मैकेनिज्म जो हमने पढ़ी थी वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर फिजियोलॉजी के अंदर सिम्पोर्ट जैसे मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होना थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, तो इसमें सोडियम डिपेंडेंट सिम्पोर्ट मैकेनिज्म होती है। एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम 5 कैरियर्स के साथ होता है। वो 5 कैरियर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे नेचुरल अमीनो एसिड जो होते हैं एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, मेथियोनिन, सेलेनिन, ट्रायोसिन, ये सब बेसिक अमीनो एसिड होते हैं जो लाइसिन, आर्जिनिन एंड सिस्टीन, लाइनो अमीनो एसिड एंड ग्लाइसिन। और एसिडिक अमीनो एसिड होता है एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। बीटा अमीनो एसिड होता है बीटा एलाइनिन। अब जो मिएस्टर साइकिल होता है वो गामा ग्लूटामिल साइकिल कहलाता है और ये ऑपरेट होता है हमारा इंटेस्टाइन, किडनी ट्यूब्यूल्स एंड ब्रेन के अंदर, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है अमीनो एसिड के एब्जॉर्प्शन को, जो न्यूट्रल अमीनो एसिड के एब्जॉर्प्शन में, ये न्यूट्रल करके अमीनो एसिड के एब्जॉर्प्शन में इम्पोर्टेंट होता है। इसमें रिक्वायर होता है ग्लूटाथायोन और ट्राईपेप्टाइड इसके अंदर रिक्वायर होता है। इन्वॉल्व होता है ये ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड का, जो कि गामा ग्लूटामाइल इंटरमीडिएट्स के थ्रू होता है। अब हम देखते हैं गामा ग्लूटामाइल साइकिल मिस्टर साइकिल को कंटिन्यू करते हुए। इसमें हम बेसिक जो याद रखेंगे वो ये है कि ये साइकिल मेनली न्यूट्रल अमीनो एसिड के एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। इसमें मेनली ये किडनी के अंदर, इंटेस्टाइन और रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। अब स्टेप बाय स्टेप इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। जो गामा ग्लूटामाइल अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स होता है वो न्यूट्रल अमीनो एसिड के साथ मिलकर प्लस ग्लूटाथायोन के साथ मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बनाता है उसे हम बोलते हैं गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, गामा ग्लूटामाइल अमीनो एसिड बोलते हैं। और ये रिएक्शन है जो किसकी प्रेजेंस में होती है? गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में होती है। और जीजीटी जो मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है वो क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनसाइड द सेल होता है। गामा ग्लूटामिल अमीनो एसिड होता है वो एसिड सेल के अंदर क्लीव होता है, फ्री अमीनो एसिड को रिलीज इससे हो जाता है। जो नेट इफेक्ट आता है, जो अमीनो एसिड है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसफर हो जाते हैं और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट बनती है उसमें एक अमीनो एसिड ट्रांसफर होकर जीएसएच रीजनरेशन में 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स इसके लिए रिक्वायर होते हैं। अब हम देखते हैं फूड एलर्जी एंड प्रोटीन एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो जो नॉर्मल सिचुएशंस होती है उसके अंदर डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड होते हैं वो एंटर करते हैं म्यूकोसल सेल के अंदर और तुरंत ही अमीनो एसिड में हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। अमीनो एसिड जो होते हैं वो पोर्टल वेन में चले जाते हैं। देन रेयर सिचुएशन होती है, कभी कभी जो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं, लार्ज पेप्टाइड्स होते हैं सॉरी, तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। ये पैरासेलुलर रूट से पास करते हैं और ये पेप्टाइड्स इम्यूनोजेनिक होते हैं और ये कॉज करते हैं जैसे कि फूड एलर्जी वगैरह है, जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाने के कारण फूड एलर्जी वगैरह हो जाती है। स्पेसिफिक केस के अंदर जो आईजीए है वो हमारा इंटैक्ट ट्रांसपोर्ट होता है, मैकेनिज्म होता है इसके अंदर कैवेलॉक मीडिएट ट्रांससाइटोसिस है जो मैकेनिज्म होता है। ये नॉर्मल प्रोटियोएक्टिव प्रोसेस है, एलर्जी नहीं है। ये वाली जो प्रोसेस है वो ये वाली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल एप्लीकेशंस के बारे में। जो 5 ऑक्सोप्रोलाइनेज डेफिशिएंसी है, इसकी डेफिशिएंसी होने के कारण ये रिलेटेड होती है हमारे प्रोग्लूटामिक एसिडूरिया इसको लीड करता है और इसका कोज होता है ऑक्सो पॉलीन्यूरिया, यानी डिफेक्ट जब होता है गामा ग्लूटामाइल साइकिल के अंदर तब ये होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है फूड प्रोटीन एलर्जी। ये फूड प्रोटीन एलर्जी होती है जो पार्शियली डाइजेशन होता है ना प्रोटीन्स का, उसके एब्जॉर्प्शन के कारण होती है। और कॉमन फूड इसके अंदर होते हैं मिल्क एंड फिश। डिफेक्ट्स इन इंटेस्टाइनल अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट। अब जो अमीनो एसिड है उसके ट्रांसपोर्ट के अंदर जो डिफेक्ट आने के कारण कौन कौन सी डिजीज हो जाती है, जैसे हर्टनप डिजीज, लाइमिनोग्लूसूरिया और सिस्टोन्यूरिया, लिसोन्यूरिया प्रोटीन मेम्ब्रेन, और है ओस्थोनस सिंड्रोम। तो ये सारे सिंड्रोम हैं, ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ओस्थोनस सिंड्रोम इसके अंदर क्या होता है, जो रेयर अमीनो एसिड होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट के कारण ये डिसऑर्डर हो जाता है। और कंडीशनिंग अफेक्टिंग प्रोटीन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, इसके अंदर हमारा पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी हो जाता है जो अफेक्ट करता है प्रोटीन डाइजेशन को, एब्जॉर्प्शन को। पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है, यानी पैनक्रियाज का इन्फ्लामेशन, कार्सिनोमा ऑफ पैनक्रियाज हो जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाती है। इन सब में
ये कंडीशन है अफेक्ट करती है हमारे प्रोटीन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी। तो प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी में क्या होता है, एक्सक्लूसिव लॉस होता है हमारा सीरम प्रोटीन्स का वाया जीआई ट्रैक, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू सीरम प्रोटीन का काफ़ी एक्सेसिव लॉस होता है, इसे हम प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी बोलते हैं। और इसके अंदर हमें एडिमा देखने को मिलता है पेशेंट में। इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन के बारे में देखते हैं। जो बॉडी का प्रोटीन है वो अंडरगो कंटिन्यूस टर्नओवर, जो प्रोटीन टर्नओवर होता है बॉडी का, प्रोटीन कंटिन्यूसली डिग्रेड एंड रीसिंथेसाइज होते रहते हैं। इसकी हाफ लाइफ होती है टी हाफ, टाइम रिक्वायर होता है प्रोटीन कंसंट्रेशन को फॉल करना 50% तक। और हाफ लाइफ के एग्जांपल हैं टिश्यू प्रोटीन्स होते हैं जो फ्यू आवर्स तक रहते हैं। और इसका मतलब है रेगुलेटरी जो प्रोटीन्स होते हैं वो जल्दी से डिस्ट्रॉयड नहीं होते और ये डिफरेंट प्रोटीन के डिफरेंट हाफ लाइफ्स होते हैं। इंट्रासेलुलर प्रोटीन टर्नओवर के बारे में देखते हैं। जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन होती है उसके टर्नओवर में बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिग्रेड होते हैं और रीसिंथेसाइज होते रहते हैं। उनकी हाफ लाइफ टी हाफ टाइम रिक्वायर्ड होता है प्रोटीन कंसंट्रेशन को और फॉल करता है ये 50% तक। जो ओल्ड और डैमेज्ड प्रोटीन्स होते हैं उनको रिमूव करना होता है और इसकी जो हाफ लाइफ हमने देख लिया, टाइम रिक्वायर्ड होता है प्रोटीन कंसंट्रेशन को 50% कम हो जाता है। और जो टिश्यू प्रोटीन्स होते हैं वो हाफ लाइफ होती है उनकी फ्यू आवर्स की होती है और जो की रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं उनकी हाफ लाइफ फ्यू मिनट्स की होती है। अब हम देखते हैं PEST सीक्वेंस। पेस्ट सीक्वेंस ये क्या होता है, प्रोटीन का कुछ जो रीजन्स होता है तो जहाँ से ये अमीनो एसिड ज़्यादा होते हैं, जैसे कि प्रोलीन, ग्लूटामेट, सेरीन और थ्रियोनिन। तो फंक्शन होता है ये एक्ट एज ए सिंगल रैपिड डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन में पेस्ट सीक्वेंस होता है जिसको जल्दी डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है। लाइसोसोमल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब लाइसोसोम के द्वारा प्रोटीन का एक्स्ट्रा सेलुलर जो प्रोटीन्स और पार्टिकल्स होते हैं वो एंडोसाइटोसिस के द्वारा सेल के अंदर चले जाते हैं, लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाते हैं और फिर इनका डाइजेशन हो जाता है। और इंट्रासेलुलर इवेंचुअली जो लाइसोसोम में डिग्रेड हो जाते हैं और उनका ऑटोमेटिक वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कैथेपाइन्स के बारे में बात करते हैं। जो कैथेपाइन्स क्या होते हैं, लाइसोसोमल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। इनमें टोटल 18 कैथेप्सिन 80 पाई जाती है। इनकी ऑप्टिमल एक्टिविटी होती है, इनकी एसिडिक पीएच होती है और इनका नेम है वो ग्रीक ओरिजिन टू डाइजेस्ट के नाम पे पड़ा है। अब यूबिक्वाइट मीडिएट प्रोटीन डिग्रेडेशन। यूबिक्वाइटीन होता है ये हमारा स्पेशल पाथवे है। इसमें जो लाइसोसोमल इंडिपेंडेंट होते हैं वो यूबिक्वाइटीन, जिसकी जो स्मॉल प्रोटीन होती है 7 to 6 इसके अंदर अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसमें 8.5 KDA प्रेजेंट इन ऑल सेल होता है ये। और जो इसका अटैचमेंट है उसके लिए रिक्वायर होता है हमारे पास में 3 एंजाइम, E1 एक्टिवेटिंग एंजाइम, E2 लाइगेज एंजाइम और E3 ट्रांसफरेज एंजाइम। तो इसकी क्लिनिकल कोरिलेशंस देखते हैं हम। जो E3 एंजाइम्स होता है वो एंजलमैन सिंड्रोम के साथ डिफेक्ट होने पर एंजलमैन सिंड्रोम हो जाता है। और वोन हिप्पल लैंडाउ सिंड्रोम है ये भी हमारा हो जाता है E3 एंजाइम की कमी के कारण, और ये हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब प्रोटियोसोम्स के बारे में देखते हैं। प्रोटियोसोम्स क्या होते हैं, जो फाइनल डिस्ट्रक्शन साइट होती है यूबिक्वाइटीन टैग करता है प्रोटीन के यहाँ और डिग्रेड हो जाता है। और इसकी स्ट्रक्चर होती है वो बेरल शेप्ड और सिलेंड्रिकल कोर स्ट्रक्चर होती है। इसका प्रोडक्ट होता है ओलिगोपेप्टाइड जिसमें 5-6 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था 2004 में सिक्योनर, हेरेशिको एंड रोस को, और डिस्कवर ऑफ यूबिक्वाइटीन मीडिएट प्रोटीन एंड डिग्रेडेशन की इन्होंने डिस्कवरी की थी। अब इंटर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड के बारे में देखते हैं। जो प्लाज्मा एमिनो एसिड होते हैं वो नॉर्मली उनकी कंसंट्रेशन होती है इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेट 1 मिलीग्राम पर DL। इसमें जो स्पेसिफिक एमिनो एसिड होते हैं वो होते हैं ग्लूटामाइन और ग्लूटामेट, और जिसका हायर कंसंट्रेशन होता है अप्रॉक्सीमेट 10 mg पर DL। और जो मसल्स होती है वो मेजर सोर्स होती है एमिनो एसिड की। लीवर मेजर साइट होता है एमिनो एसिड डिस्पोजल का। ठीक है, अब हम देखते हैं इन फास्टिंग कंडीशन में। अब जब फास्टिंग स्टेट होती है, तब जब बॉडी फास्टिंग में होती है तो ओवर नाइट फास्ट और स्टरवेशन हो जाता है। तो मसल का जो रोल होता है वो अपना प्रोटीन तोड़कर एमिनो एसिड बनाता है। जैसे एलेनिन है जो लीवर के अंदर टूटता है, ग्लूटामाइन है वो किडनी के अंदर टूटता है, और मसल मेन सप्लायर होता है एमिनो एसिड का ड्यूरिंग
फास्टिंग। अब लीवर का क्या रोल होता है? लीवर का रोल होता है कि जो एलेनिन होता है को रिसीव करता है और एमिनो ग्रुप को रिमूव करता है, अमोनिया और यूरिया को रिमूव करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। और कार्बन है जो स्केलेटन सिस्टम में ग्लूकोनियोजेनेसिस को यानी ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन रखता है। और ब्रेन का जो रोल होता है वो प्रीडोमिनेंटली होता है BCC यानी ब्रांच चेन एमिनो एसिड का यूज करता है ब्रेन। अब फैट स्टेट के अंदर देख लेते हैं, जब हम फैट स्टेट में जब हम खाना वगैरह लेते हैं तब क्या रहता है, तब हमारे पास जो डाइटरी अमीनो एसिड होते हैं वो टिश्यू के द्वारा डाइटरी, जब हम इंटेस्टाइन डाइटरी जो हमारा अमीनो एसिड्स है वो टेकन अप बाय टिश्यू, जो डाइटरी सोर्स के द्वारा हमारा अमीनो एसिड है वो टेकन किया जाता है टिश्यू के द्वारा, जैसे मसल और ब्रेन के अंदर ब्लड के थ्रू टिश्यू तक जाता है। मसल और ब्रेन के अंदर जो BCC होता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड जो अपटेक करता है और रिलीज करता है एलेनिन और ग्लूटामीन को। इसका मतलब है BCCA अंदर, एलेनिन और ग्लूटामेट बाहर। और ग्लूटामाइन होता है वो, एलेनिन होता है वो होता है हमारा एमिनो ग्रुप जो रिमूव करता है कार्बन स्केलेटन में, और जो एसिड बेस को बैलेंस करता है किडनी के अंदर वो होता है हमारा ग्लूटामाइन। और NH3 जो रिलीज होता है वो लीवर के अंदर एलेनिन के द्वारा। अब हम देखते हैं जनरल मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड का मेन काम होता है मेटाबॉलिज्म का, प्रोटीन सिंथेसिस का, ग्रोथ का, और जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड हार्मोन कंपाउंड्स का, जैसे हीम, क्रिएटिन, प्यूरिन, पायरीमाइडिन। और प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर अमीनो एसिड्स बनाते हैं। ट्रांस एमिनेशन मतलब जो ये वेरी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखते हैं। ट्रांस एमिनेशन जो इसमें एमिनो ग्रुप का जब रिमूव होता है तो एमिनो एसिड है वो कीटो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एमिनो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया के अंदर, और अमोनिया कन्वर्ट हो जाती है यूरिया के अंदर। अब जो फैट स्टेट के अंदर जब कार्बन स्केलेटन है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है। कार्बन स्केलेटन और ऑक्सीडेशन को भी ये प्रमोट करता है। और माइनर जो रिएक्शंस होती हैं उनमें कॉन्जुगेशन, मिथाइलेशन और एमिडाइजेशन होता है। एमिनो एसिड पूल, अब ये एमिनो एसिड पूल होता है जब फ्री एमिनो एसिड्स का सर्कुलेशन होता है टिश्यू के अंदर, उसे हम अमीनो एसिड पूल बोलते हैं। ये डायनामिक बैलेंस होता है डाइटरी इंटेक से, टिश्यू प्रोटीन ब्रेकडाउन से, और यूटिलाइजेशन होता है इसका सिंथेसिस एंड एनर्जी से। पूल का साइज है वो कांस्टेंट रहता है और एंट्री एंड एग्जिट कंटिन्यूसली होते रहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन है वो सोर्स एंड फैट इलिस्ट्रेट। ये तो हमें फर्स्ट स्टेप इन अमोनिया एसिड कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। अब जो अमीनो ग्रुप का रिमूवल होता है तब अमीनो ग्रुप है वो रिमूव होकर अमोनिया बनाता है NH3, और ये मेजर सोर्स होता है अमोनिया का बॉडी में। फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ अमोनिया, अब फॉर्मेशन कैसे होता है टॉक्सिक अमोनिया का वो हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारा एमिनो एसिड कैटाबॉलिज्म है वो रिमूव करता है एमिनो ग्रुप को एज ए अमोनिया। देन जो मेजर सोर्स ऑफ अमोनिया ये बॉडी का होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया रिलीज होकर प्यूरिन और पायरामिडिन कैटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। अमोनिया वेरी हाई टॉक्सिक इन नेचर होती है और स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, और वेरी डेंजरस होती है अमोनिया। डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है इसका हमारा, कन्वर्ट करके इसको यूरिया के अंदर, और एक्सक्रीट किया जाता है इसको यूरिन के द्वारा। अब हम देखते हैं ट्रांस एमिनेशन। एक अमीनो एसिड का अल्फा अमीनो एसिड ग्रुप जो ट्रांसफर होता है किसी का अल्फा कीटो एसिड पर होता है। अमीनो एसिड का जब कीटो एसिड के साथ में जब जुड़ता है तो 2 कीटो एसिड बनाता है, और अमीनो एसिड और 2 कीटो एसिड है वो मिलकर बनाते हैं हमारा वापस से अमीनो एसिड और कीटो एसिड। और ये रिएक्शन है जो अमीनो ग्रुप में एक्सचेंज होती रहती है, ये रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। अब इसके की फीचर्स देखते हैं हम इस रिएक्शन के। यूनिवर्सल एक्सेप्टर होती है ये, इसके अंदर क्या होता है मोस्ट रिएक्शन में अमीनो ग्रुप को एक्सेप्ट करता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट प्रोडक्ट के रूप में बनाता है। और उसका एग्जाम्पल भी हमें दिया गया है ग्लूटामेट का। जो ग्लूटामेट है वो क्लासिकल एग्जाम्पल है इसका। इन रिएक्शन अमीनो ग्रुप इज एक्सेप्टेड बाय अल्फा कीटोग्लूट्रेट फॉर्मिंग ग्लूटामेट। कुछ रिएक्शंस में अमीनो एसिड है वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट को एक्सेप्ट करता है और फॉर्मेशन करता है ग्लूटामेट का। तो एलेनिन प्लस अल्फा कीटोग्लूट्रेट मिलकर पाइरुवेट और ग्लूटामेट बनाते हैं।
इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो एमिनो ट्रांसफरेज होता है। और जो पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट होता है, विटामिन B6 होता है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में इसमें काम करता है, यानी कोफैक्टर के रूप में इसमें काम करता है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांस एमिनेशन की मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसको 2 फेज में रिएक्शन होती है, इसको समझो। सबसे पहले एमिनो ग्रुप जो रिमूवल है उसके बारे में देखते हैं, कौन सा एमिनो ग्रुप रिमूव होता है। तो PLP इज लिंक टू PLP एंजाइम के साथ रिड्यूस से स्किफ बेस बनाकर अटैच्ड हो जाते हैं। उसके बाद में एमिनो एसिड का जो अल्फा ग्रुप होता है वो PLP के साथ में एल्डामाइन लिंकेज बनाता है। उसके बाद में जो ये एल्डामाइन है ये कीटोमाइन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है। तो अल्फा कीटो एसिड रिलीज होता है और पाइरिडॉक्सेमाइन फॉस्फेट बनता है। और सेकंड फेज के अंदर हम देखते हैं जो पाइरिडॉक्सेमाइन फॉस्फेट, यानी उसको हम शॉर्ट फॉर्म में PMP बोलते हैं, वो हमारा अमीनो ग्रुप किसी दूसरे को कीटो एसिड को देता है। अब ये कीटो एसिड क्या करता है, न्यू अमीनो एसिड बना देता है और इससे जो PLP है यानी कि पायरोडाईएक्सिमीन फॉस्फेट होता है वो जनरेट हो जाता है। इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल और साइक्लिक कहलाती है। अब ट्रांस डीएमिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। एमिनेशन प्लस ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इज इक्वल्स टू ट्रांस डीएमिनेशन। अब जब ट्रांस एमिनेशन होता है प्रोटीन का, उसके साथ ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो जाता है तो उसे हम ट्रांस डीएमिनेशन बोलते हैं। ये फाइनल पाथवे है एमिनो नाइट्रोजन के अमोनिया के फॉर्म में रिमूव करने का। अब बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं हम ट्रांस एमिनेशन की। तो फर्स्ट स्टेप है अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म, कि अमीनो एसिड का कैटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो अमीनो ग्रुप रिमूव होता है, कार्बन स्केलेटन से एनर्जी पाथवे में चला जाता है और ग्लूकोज और कीटो बॉडी बन जाती है। सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे कीटो एसिड्स वगैरह आते हैं, तो पायरुवेट कन्वर्ट करता है एलेनिन के अंदर, ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट करता है एस्पेरेट के अंदर और अल्फा कीटो ग्लूटामेट कन्वर्ट करता है ग्लूटामेट के अंदर। जो अमीनो एसिड ट्रांस एमिनेशन से बनते हैं वही एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ एमिनो एसिड, अब एमिनो एसिड का इंटर कन्वर्जन देखते हैं। अगर एक एमिनो एसिड में एक्सिस में होता है तो उसको अमीनो ग्रुप किसी दूसरे कीटो एसिड को ट्रांसफर हो जाता है और रिक्वायर्ड अमीनो एसिड बन जाता है, नाइट्रोजन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इक्विटाइजेशन ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, इसका मीनिंग है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का बैलेंस मेंटेन करना। अब वो कैसे, तो एक्सेसिव जो अमीनो ग्रुप्स होते हैं उसको डेफिशिएंट कीटो एसिड को दे दिया जाता है और डेफिशिएंट कीटो एसिड्स को दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इक्विटाइजेशन ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू ट्रांस एमिनेशन, तो इसका एक्सेप्शन है लाइसिन, थ्रियोनिन और प्रोलीन है जो इसका एक्सेप्शन है, डायरेक्ट डिग्रेडेशन पाथवे में फॉलो करते हैं। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांस एमिनेशन। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के अंदर हम देखते हैं जो एस्पारेट एमिनो ट्रांसफरेज होता है, एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेट होता है, ये रेगुलेशन करते हैं, इंड्यूस करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को और प्रमोट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को। अब जो एलिवेटेड AST और ALT होते हैं वो इंडिकेट करते हैं लीवर सेल के इम्पोर्टेंट फंक्शन को, LFT को, यानी जो लीवर सेल की जो इंजरी होती है उसको इम्पोर्टेंट होता है लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए। जो एलिवेटेड AST यानी एस्पारेट एमिनो ट्रांसफरेज और एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेट ALT और ST का टेस्ट हम करवाते हैं जब लीवर के अंदर कोई सेल इंजरी होती है, तो यूज एज ए इम्पोर्टेंट लीवर फंक्शन टेस्ट यानी LFT के अंदर इसको यूज किया जाता है। अब ट्रांस डीएमिनेशन के रूप में देखते हैं। ट्रांस डीएमिनेशन की हम डेफिनेशन देख लेती। ट्रांस एमिनेशन प्लस ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इज इक्वल टू ट्रांस डीएमिनेशन। इसका की फीचर्स देखते हैं। जो हमारे मोस्ट अमीनो एसिड्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं अपने अमीनो ग्रुप के साथ वाया ट्रांस डीएमिनेशन के द्वारा। अब जो ट्रांस एमिनेशन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है सेल के, और ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया और हिपोटोसाइट्स यानी लीवर की सेल में होता है। अमीनो ग्रुप्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लीवर में एज ए ग्लूटामेट। फिर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और हिपोटिक सेल के अंदर होता है। फिजियोलॉजिकल जो कपल्ड रिएक्शंस ये होती है और देयर साइट
और डिफरेंट साइट्स पे ये होती है। मैकेनिज्म देख लेते हैं अब हम इसकी। तो जो एमिनो एसिड है वो ग्लूटामेट में ट्रांसफ़र होता है वाया ट्रांसएमिनेशन। ग्लूटामेट है वो चेंज हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट प्लस अमोनिया के अंदर। ये ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ ग्लूटामेट है जिसपे कैटालाइज्ड यूज होता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये माइटोकॉन्ड्रिया और लिवर के अंदर होता है। इसमें ग्लूटामेट है वो कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट और अमोनिया के अंदर, और ये सारी Thus all acids are first transaminated to glutamate then deaminate। जो ये अमीनो एसिड है पहले ट्रांसएमिनेशन के दौरान ग्लूटामेट बनाते हैं, फिर ग्लूटामेट होता है वो डीएमिनेट हो जाता है, और उसकी डीएमिनेशन की रेट है 50 to 70 ग्राम पर डे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीडीएच, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीडीएच में हम देखते हैं कि जो इसके लिए ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज और उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखते हैं। तो फर्स्ट होता है रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर कोएंजाइम एनएडी प्लस और एनएडीपी प्लस कोएंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं। एलोस्टेरिक रेगुलेशन होता है जिसमें एक्टिवेट होता है एडीपी और लो एनर्जी में और कन्वर्ट हो जाता है डीएमिनेशन के द्वारा इनहिबिट जीटीपी के फॉर्म में, जो कि एनर्जी स्लो डाउन करता है। फिर फाइनल इसका फंक्शन होता है जो कॉमन पाथवे है, फाइनल कॉमन पाथवे फॉर रिमूवल ऑफ एमिनो नाइट्रोजन अमीनो एसिड्स फॉर फ्रॉम ऑल अमीनो एसिड्स एंड्स अप हियर। सभी अमीनो एसिड्स के एंड्स को ये हटाता है, अमीनो एसिड्स के ऑल अमीनो एसिड्स एंड्स अप हियर। और फाइनल कॉमन पाथवे होता है वो रिमूवल करता है अपना एमिनो नाइट्रोजन को। अब अमोनिया फॉर्मेशन फ्रॉम ग्लूटामाइन, अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है ग्लूटामाइन का, तो रिएक्शन देखते हैं। जो ग्लूटामाइन होता है वो H2O के साथ रिएक्शन करके ग्लूटामेट और अमोनिया रिलीज करता है। ये मेनली किडनी के अंदर होती है रिएक्शन अमोनिया का फॉर्मेशन, और इसका जो इम्पोर्टेंट होता है वो एसिड बेस बैलेंस होता है वाया NH4 प्लस एक्सक्रीशन से, और ये किडनी के अंदर मेनली लीवर के अंदर ये होती है। ये रिएक्शन हमने समझ ली। ग्लूटामाइन होता है ग्लूटामाइनेज इसके बीच में मीडिएटर के रूप में काम करता है। अब हम देखते हैं माइनर पाथवे ऑफ डीएमिनेशन के बारे में, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तो इसके अंदर जो एल अमीनो एसिड ऑक्सीडाइज होते हैं वो एक्ट करते हैं हमारे मोस्ट अमीनो एसिड्स का एक्सेप्ट हाइड्रोक्सी एंड डी कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड के अलावा ये सभी अमीनो एसिड पे एक्टिवेट काम करता है, एक्ट करता है। एल अमीनो एसिड ऑक्सीडाइज इसमें कोएंजाइम होता है FMN H2H2 फॉर्म होता है, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होता है, और ब्रेक डाउन होता है कैटालाइज्ड पेरोक्सीसोम के अंदर। अब डी अमीनो एसिड्स हैं वो एक्ट करता है ग्लाइसिन और डी अमीनो एसिड्स पे, और उसमें कोएंजाइम होता है FAD। अब हम देखते हैं मोनो एमाइन ऑक्सीडाइज्ड MAO प्रोड्यूस्ड करता है अमोनिया को ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ मोनो एमाइंस। नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन डिहाइड्रेटेज के बारे में देखते हैं। अब के नॉन ऑक्सीडेटिव मतलब इसमें नॉन ऑक्सीडेटिव के अंदर पढ़ते हैं हम। सबसे पहले एक्ट ऑन हाइड्रोलाइक्स अमीनो एसिड, तो इसको सीरीन है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर, और थ्रियोनिन है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ब्यूटारिक एसिड के अंदर। और डीसल्फराइडेज में जो ये एक्ट होता है सिस्टीन पे, और इसका प्रोड्यूस करता है ये पायरुवेट विद स्टिमुलेंट्स ट्रांससल्फ्यूरेशन को, ये ट्रांससल्फ्यूरेशन को प्रोड्यूस करता है पायरुवेट और रिलीज कर देता है सल्फर को, है ना। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया का एक्सक्रीशन किससे होता है, मेमल्स में होता है अमोनिया का एक्सक्रीशन एज ए यूरिया। बर्ड्स के अंदर अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है एज ए यूरिक एसिड, और बर्ड में जो एक्सक्रीट होता है गुनो, उसे हम गुनो बोलते हैं, वो रिच इन यूरिक एसिड होता है, और उसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर में काम आता है। अब डिस्पोजल डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया पढ़ते हैं। तो वाई डिटॉक्सिफाई इज नीडेड, अब हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन क्यों चाहिए उसके बारे में देखते हैं। जो अमोनिया है इज हाईली टॉक्सिक, जो अमोनिया है हमारी बॉडी में सबसे टॉक्सिक होता है, स्पेशली फॉर CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए अमोनिया बहुत हार्मफुल होता है। इवन टाइनी अमाउंट्स न्यूरोटॉक्सिसिटी पैदा कर देता है। अमोनिया है जो कंटिन्यूसली सेल्स के अंदर होता है इंक्लूडिंग न्यूरॉन्स प्रोड्यूस होता है हर सेल के अंदर, एक्सेप्ट न्यूरॉन के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता। अब फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ ट्रैपिंग अमोनिया देखते हैं। तो अमोनिया है वो इंटरसेलुलर अमोनिया है, वो ट्रैप्ड हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामाइन के अंदर। ग्लूटामिक एसिड प्लस अमोनिया कन्वर्ट होता है ग्लूटामाइन के अंदर, और कैटलाइज्ड इसमें यूज होता है ग्लूटामाइन सिंथेटेज। ये मेनली ब्रेन के अंदर रिएक्शन होती है। ग्लूटामाइन होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है लीवर को, और लीवर है जो ग्लूटामाइन को रिकन्वर्ट कर देता है ग्लूटामाइन को ग्लूटामेट प्लस
अमोनिया के अंदर, और रिलीज कर देता है अमोनिया, और अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया के अंदर, और फिर ये एस्पार्टिक एसिड के जैसा सिमिलर होता है, जैसे कि एस्पैरेजीन होता है, एस्पार्ट से एस्पेरेट के साथ मिलकर अमोनिया एस्पैरेजीन बनाती है। अब ब्रेन टिश्यू में अमोनिया ट्रैप नहीं होती, इसलिए लीवर में ये बनती है। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमोनिया। अब देखते हैं ट्रांसएमिनेशन इन टिश्यू प्रोड्यूस ग्लूटामेट। अब जो अमोनिया है वो फ्रीली ट्रेवल नहीं कर सकता, बिकॉज वो टॉक्सिक होता है, वो सीएनएस को डैमेज कर देता है। सो द बॉडी उसे सेफ कैरियर्स के साथ ट्रांसफर करती है, जैसे ग्लूटामेट के थ्रू लीवर के अंदर ट्रांसएमिनेशन जो टिश्यू में होता है उसमें कन्वर्ट होता था अमीनो ग्रुप्स में और ग्लूटामेट के अंदर। अब जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये लीवर के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, उसके बाद में जो फाइनल डीएमिनेशन होता है वो अमोनिया के अंदर चेंज हो जाता है लीवर के अंदर। देन ग्लूटामेट एक्ट एज लिंक बिटवीन अमीनो ग्रुप्स एंड अमोनिया। जो ग्लूटामेट है वो लिंक करता है बिटवीन अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप्स और अमोनिया के बीच में। प्लाज्मा ग्लूटामेट है, उसकी कंसंट्रेशन होती है अप्रोक्सीमेट 10 एंड हायर देन अमीनो एसिड एक्ट्स होती है उसके अंदर अदर अमीनो एसिड्स के अंदर। अब ट्रांसपोर्ट फॉर्म्स ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म होती है ग्लूटामाइन के अंदर फ्रॉम ब्रेन एंड इंटेस्टाइन एंड लीवर, फिर लीवर के अंदर आ जाती है ब्रेन और इंटेस्टाइन से। एलानिन फ्रॉम मसल से लीवर के अंदर आ जाती है ग्लूकोज एलानाइन साइकिल के द्वारा। फिर फाइनल डिस्पोजल ऑफ अमोनिया होता है, जो अमोनिया फ्रॉम ऑल टिश्यू रीच द लीवर। सारी बॉडी, इसीलिए हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन बोला जाता है, क्योंकि सारी बॉडी की जो अमोनिया है वो लीवर के पास आ जाती है अलग अलग फॉर्म में। जैसे ब्रेन से हमारे पास में आती है ग्लूटामाइन के फॉर्म में, एलानिन के फॉर्म में आती है हमारे मसल से, देन वो कन्वर्ट हो जाती है यूरिया में बाई हिपेटोसाइट्स यानी हिपेटिक सेल्स के थ्रू। यूरिया इज एक्सक्रीटेड वाया किडनीज। तो यूरिया है वो किडनी के द्वारा यूरिया इज एक्सक्रीटेड वाया किडनी। अब जो किडनी है उसके द्वारा यूरिया का एक्सक्रीशन किया जाता है। यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया होता है। और अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन के बारे में। जो यूरोटेलिक होता है वो मैमल्स और ह्यूमंस के अंदर यूरिया रिलीज करता है एंड प्रोडक्ट में। अमोनिया है वो फिशेस के अंदर अमोनिया रिलीज करता है एंड प्रोडक्ट के रूप में। यूरिकोटेलिक होता है वो बर्ड्स और रेप्टाइल्स में यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है। स्पेशल रोल ऑफ किडनी एंड अमोनिया। अब किडनी के अंदर स्पेशल रोल क्या होता है अमोनिया का, तो अमोनिया जो होती है वो प्रोड्यूस अमोनिया डिलिबरेटली फ्रॉम ग्लूटामाइन, और एंजाइम होता है उसमें ग्लूटामाइनेज की प्रेजेंस के अंदर, और जिसका पर्पस होता है वो बफरिंग एसिड यानी मेंटेन करना एसिड बेस को, पीएच को बैलेंस करना। NH4 के फॉर्म में एक्सक्रीट कर देती है यूरिया और मेंटेन करती है एसिड बेस और पीएच को। अब यूरिया साइकिल होती है वो क्रैब साइकिल और हेंसने-लाइट साइकिल भी इसे बोला जाता है। इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। ये 1773 में यूरिया को आइसोलेट किया गया था बाई राउली से। 1982 में हॉलर सिंथेसाइज यूरिया फ्रॉम हॉलर के द्वारा सिंथेसाइज किया गया था यूरिया आर्टिफिशियली। 1932 में फर्स्ट मेटाबॉलिक साइकिल एल्यूकेटेड किया गया था। देन ए ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थिनिन साइकिल, और ऑर्थिनिन इज फर्स्ट पार्टिसिपेंट। और जो नाइट्रोजन सोर्स होता है यूरिया का, तो वो उसमें वन फ्रॉम फ्री अमोनिया होता है वो सेकंड वन फॉर्म अल्फा अमीनो ग्रुप को एस्पेरेट वन फॉर्म ऑफ अल्फा अमीनो ग्रुप ऑफ एस्पेरेट होता है। अब स्टेप 1 देख लेते हैं हम। रेट लिमिटिंग स्टेप होता है स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल फॉस्फेट। एंजाइम जो होता है इसके अंदर वो होता है कार्बोनिल फॉस्फेटेज सिंथेटेज 1 यानी CPS1 की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये रिएक्शन होती है। अमोनिया प्लस CO2 प्लस 2 ATP के मॉलिक्यूल मिलकर कार्बोनिल फॉस्फेट बनाते हैं। अब जो यूरिया साइकिल होता है क्रेब्स एंड हैंसलिट ऑर्निथिन साइकिल, इसके अंदर जो स्टेप 0 है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले स्टेप 0 के अंदर क्या होता है, तो इसे रेगुलेशन बोलते हैं इस स्टेप को। जो स्टेप 1 होता है उसके अंदर है जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है वो ये कार्बोनिल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती है उसमें ये पार्टिसिपेट करता है, और एलोस्टेरिकली एक्टिवेटेड बाय एन ग्लूटामेट के द्वारा ये एक्टिवेट होता है, और 2 मॉलिक्यूल्स है वो ATP के कंज्यूम होते हैं, और ये CSP
CPS सेकंड के अंदर साइटोप्लाज्मिक इज फॉर पायरीमिडीन सिंथेसिस नॉट यूरिया, ये यूरिया का सिंथेसिस नहीं करता, पायरीमिडीन के सिंथेसिस में पार्टिसिपेशन में पार्ट आता है। CPS जो सेकंड है वो साइटोप्लाज्म के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल फॉस्फेट के बारे में, इस पे हम देखते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल फॉस्फेटेज कैसा होता है, ये रिएक्शन अमोनिया के साथ CO2 और 2 ATP के मॉलिक्यूल मिलकर कार्बोनिल फॉस्फेट बनाते हैं। CPS1 एंजाइम की प्रेजेंस में और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये रिएक्शन होती है। देन नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। अब सिट्रुलिन के लिए कार्बोनिल फॉस्फेटेज होता है वो ऑर्थिनिन के साथ मिलकर सिट्रुलिन बनाता है। इसमें ऑर्थिनिन ट्रांस कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। सिट्रुलिन एग्जिट्स माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म। सिट्रुलिन है वो लीव्स कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म के अंदर। और सिट्रुलिन वह है वो नॉट नॉर्मली फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट मिल्क। सिट्रुलिन है जो ब्लड के अंदर नहीं पाया जाता एक्सेप्ट मिल्क। और ऑर्थिनिन है वो एक्ट लाइक रिसाइक्लिंग शटल के रूप में ये काम करता है ऑर्थिनिन। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन सक्सिनेट। आर्जिनियो सक्सिनेट के बारे में देखते हैं। इस रिएक्शन में सिट्रुलिन एस्परेट और ATP मिलकर आर्जिनिनो सक्सिनेट AMP प्लस फॉस्फेट रिलीज करते हैं। एंजाइम यूज होता है इसमें आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज प्रोवाइड। इसमें होता है 2 सेकेंड नाइट्रोजन ऑफ यूरिया। इसके अंदर जो है हमारा सेकेंड नाइट्रोजन ऑफ यूरिया है वो हमें 2 इक्विवेलेंट होता है ये हमें प्राप्त होता है। यानी कि इस एनर्जी कॉस्ट जो इसका होता है 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड पाए जाते हैं इसके अंदर रिलीज होते हैं, ठीक है। और इसमें जो फॉस्फेट होता है वो इनिबिट हो जाता है इस स्टेप के अंदर जो फीडबैक कंट्रोल स्टेप है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन। आर्जिनिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आर्जिनिनो सक्सिनेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिन प्लस फ्यूमरेट के अंदर। इसमें आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइएज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। और फ्यूमरेट का फैट होता है फीड इनटू TCA साइकिल के अंदर। जो मैलेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सिलो एसीटेट के अंदर और जो ट्रांसएमिनेट एस्पिरेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका लिंक होता है यूरिया साइकिल से और TCA साइकिल से। रिवर्सिबल कंडीशन है, इससे इसमें फॉर्म बन जाता है, इससे इसमें ये बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्जन इजीली हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया के अंदर जो आर्जिनिन है वो वाटर के साथ और यूरिया के साथ मिलकर ऑर्थिनिन के साथ मिलकर आर्गिनाइज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और ऑर्थोनिन जो होता है वो हमारा साइकिल है वो बैक इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बैक साइकिल हो जाती है। ये बैक साइकिल होने पे यूरिया जो है वो रिलीज हो जाती है ब्लड में, किडनी में और फिर यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाती है। ऑर्थिनिन रिसाइकिल बैक इनटू माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है जिसे कैटलिस्ट फॉर नेक्स्ट साइकिल रिलीज हो जाता है। और ये हमारी फाइनल रिएक्शन है। उसके बाद हम देखते हैं यूरिया साइकिल कंटिन्यूड रहता है 3+4। उसकी समरी है हमारे पास में सिट्रुलिन एस्पिरेट आर्जिनियो सक्सिनेट और आर्जिनिन बनता है, फ्यूमरेट बनता है। और लिंक्स यूरिया साइकिल TCA साइकिल वाया फ्यूमरेट, मैलेट और ऑक्सिलो एसीटेट और एस्पिरेट के द्वारा। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अब आर्जिनिन H2O मिलकर यूरिया और ऑर्थिनिन बनाते हैं आर्गिनेज के प्रेजेंस में। ऑर्थिनिन जो रिसाइकिल होकर बैक इनटू माइटोकॉन्ड्रिया का चला जाता है जो कि एक्ट एज ए कैटालाइस्ट करता है साइकिल में। अब एनर्जेटिक्स पढ़ते हैं। इसमें जो ATP है कितनी कंज्यूम होती है, तो 4 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड पर यूरिया। यानी फर्स्ट स्टेप में 2 ATP, थर्ड स्टेप में 1 ATP कन्वर्ट होता है AMP और ऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। एनर्जी रिकवर होती है फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सिलो एसीटेट में। NADH से 2.5 ATP हमें प्राप्त होता है। तो नेट एनर्जी कॉस्ट जो है 1.5 ATP पर यूरिया हमें प्राप्त होता है। और टर्म्स है इसकी यूरिया बाईसाइकिल बिकॉज ऑफ TCA साइकिल लिंक। एनर्जेटिक्स ऑफ यूरिया का हमने देख लिया है। 2 ATP है वो हमारा इसमें फर्स्ट स्टेप में चाहिए। 1 ATP है जो AMP में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी रिकवरी होती है हमारी NADH से और जो नेट एनर्जी है वो 1.5 पर यूरिया होता है। और यूरिया बाईसाइकिल होता है ड्यू टू लिंक विद TCA साइकिल वाया फ्यूमरेट। और रेगुलेशन देख लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ यूरिया होता है वो कोर्स रेगुलेशन होता है। कोर्स रेगुलेशन एंजाइम लेवल्स हैं चेंज विद डाइटरी प्रोटीन इनटेक। इसमें डाइटरी प्रोटीन इनटेक के साथ ये चेंज होता यूरिया। अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन के बारे में। कोर्स रेगुलेशन यानी लॉन्ग टर्म का जो होता है एंजाइम लेवल्स चेंज विद डाइटरी प्रोटीन कंटेंट। एंजाइम लेवल्स है वो चेंज अकॉर्डिंग टू डाइटरी प्रोटीन इनटेक होते हैं। एग्जांपल जैसे हाई प्रोटीन डाइट का यूरिया साइकिल एंजाइम्स, जैसे यूरिया साइकिल एंजाइम्स बढ़ जाते हैं तो अमोनिया और डिटॉक्सिफाई भी बढ़ जाता है।
स्टार्वेशन के अंदर देखते हैं तो यूरिया साइकिल एंजाइम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो बिकॉज बॉडी ब्रेक्स डाउन प्रोटीन, बॉडी अपनी प्रोटीन को तोड़ने लग जाती है। अब हम देखते हैं फाइन रेगुलेशन के अंदर जो शॉर्ट टर्म रेट लिमिटिंग फेज है सीपीएस फर्स्ट का, इसमें कार्बोनाइल फोस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट होता है। जो रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है वो एक्टिवेटर होता है इसका एन एसिटाइल ग्लूटामेट, और जो एनएजी सिंथेसाइज होता है वो ग्लूटामेट प्लस एसिटाइल को एंजाइम के साथ होता है। आर्जिनिन एक्टिवेट्स होता है एनएजी सिंथेसिस के साथ, इसमें एनएजी है वो कन्वर्ट हो जाता है CPS1 एक्टिवेटेड के अंदर। और कंपार्टमेंटलाइजेशन है वो हम पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स होते हैं जो CPS1 एंड OTC होते हैं। जो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स होते हैं उसमें आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज होता है और लाइज होता है। और रीजन इसका होता है प्रिवेंट इनिबिशन, जो ये इनिबिट करता है जो फ्यूमरेट के, और फ्यूमरेट इनिबिशन को करता है और इम्प्रूव एफिशिएंसी करता है। डिसऑर्डर जो है हम इसके अंदर डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल देखते हैं। जनरल फीचर्स के बारे में जो हाइपर एमोनिया है वो उसमें एनसाइक्लोपैथी में हाइपर अमोनिया में अमोनिया है जो ब्लड के अंदर बढ़ जाती है जिससे न्यूरोटॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं हमारा एनसेक्लोपैथी के अंदर जो कंफ्यूजन लिथार्जी हो जाती है। रेस्पिरेटरी एल्काइलोसिस के अंदर जो ब्लड बॉडी जो ट्राइज करती है रिमूव करने की अमोनिया को वो बायकार्बोनेट बफरिंग के द्वारा होती है। वोमिटिंग, इरिटेटरी, लिथार्जी, मेंटल रिटार्डेशन इन इन्फेंट, ये सब हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट है लो प्रोटीन डाइट जिसमें नाइट्रोजन लोड कम हो सके, और फ्रीक्वेंट फीडिंग यानी प्रिवेंट करना ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी प्रोटीन को, और आर्जिनिन सप्लीमेंटेशन यानी हेल्प्स रिसाइकिल यूरिया साइकिल इंटरमीडिएट्स को। स्पेसिफिक एंजाइम डिफेक्ट्स के बारे में हम देखते हैं तो जो एंजाइम होते हैं CPS फर्स्ट है उसमें जो डेफिशिएंसी है वो हाइपर एमोनियम हो जाती है, सीवियर एमोनिया हो जाता है एनर्जी सिंथेसेज वेरिएशन के कारण। एनर्जी सिंथेसेज है उसमें जो डेफिशिएंसी है वो हमारी डेफिशिएंसी का नेम इसमें नहीं दिया गया, बट ये सीवियर हाइपर अमोनियम हो जाता है इसके अंदर। ऑर्थिनिन ट्रांसपोर्टर है उसमें ट्रिपल एच सिंड्रोम हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी से। और हाइपरनाइथीमिया और हाइपर अमोनिया हो जाता है। ऑर्थिनिन ट्रांस कार्बोमाइलेज होता है उसके अंदर हाइपर अमोनियम टाइप 2 हो जाता है, एक्स लिंक्ड होता है। मदर्स में हैव हाइपर अमोनिया प्रोटीन अवर्जन। आर्जिनिनोसक्सिनेट होता है एंजाइम, इसकी डेफिशिएंसी से सिट्रुलिनिमिया हो जाता है, हाइपर एमोनीमिया, सिट्रुलिमीनिया और सिट्रुन्यूरिया हो जाता है। आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज के द्वारा आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिडीमिया हो जाता है। लेस सीवियर आर्जिनिनोसक्सिनेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस और फाइब्रिबल डफल्ड हेयर हो जाता है। आर्जिनिस हाइपर आर्जिनीमिया हो जाता है, माइल्ड सिम्टम हो जाता है इसमें 4 इयर्स का आर्जिनिन के साथ। अब देखते हैं यूरिया साइकिल डिसऑर्डर एंड मैनेजमेंट एंड डिटेक्शन। अब यूरिया साइकिल का जो है हम मैनेजमेंट डिटेक्शन सब देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे डिटेक्शन के बारे में। तो जो नियोनेटल की स्क्रीनिंग होती है टेंडेम मास स्पाइरोमेट्री से, तो वो डिटेक्ट करता है एंजाइम इफेक्ट को। जो टेंडेम मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है वो डिटेक्ट करती है एंजाइम डिफेक्ट जो भी ब्लड के अंदर अर्ली नियोनेटल्स के अंदर अर्ली डिटेक्शन होता है। ये क्रिटिकल होता है बिकॉज अमोनिया इज न्यूरोटॉक्सिक। अमोनिया बहुत न्यूरोटॉक्सिक होता है स्पेशली इन द डेवलपिंग ब्रेन के अंदर तो बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल होता है। मैनेजमेंट ऑफ यूरिया साइकिल डिसऑर्डर। अब जो यूरिया साइकिल डिसऑर्डर है उसको कैसे मैनेज किया जाता है? डाइटरी थेरेपी के साथ जो लो प्रोटीन डाइट है उसके द्वारा जो रिड्यूस किया जाता है नाइट्रोजन लोड को, और फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स दिए जाते हैं जैसे प्रिवेंट होता है सडन निमोनिया स्पाइक्स को, और अवॉइड किया जाता है ब्रेस्ट मिल्क को, जिससे कि जो सिट्रुलिनिमिया है वो ड्यू टू हाई सिट्रुलिन कंटेंट उसमें होता है। अब नाइट्रोजन स्कैवेंजर्स जो होते हैं, जो अमोनिया नाइट्रोजन कैन बी रिमूव्ड एज अल्टरनेटिव कंपाउंड्स। जो अमोनिया नाइट्रोजन को एलिमिनेट करते हैं अल्टरनेटिव कंपाउंड के अंदर, जैसे हिप्यूरिक एसिड होता है वो बेंजाइल कॉन्जुगेट होता है ग्लाइसिन का, और फेनाइल एसिटाइल ग्लूटामेट होता है। और एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के अंदर जीन थेरेपी फॉर स्पेसिफिक एंजाइम डिफेक्ट, जीन थेरेपी दी जाती है स्पेसिफिक एंजाइम डिफेक्ट के लिए। और एक्वायर्ड हाइपर अमोनिया हिपैटिक कोमा उसके कोज होते हैं। ये सबसे पहले तो सीवियर लीवर डिजीज और हिपैटिक फेलियर होता है इसके अंदर, और इसे हम पोर्टल सिस्टमेटिक एनसेफेलोपैथी भी बोलते हैं। इसकी मैकेनिज्म होती है पोर्टल ब्लड वेसल से बाईपास लीवर के थ्रू अमोनिया एंड अदर गट ड्राइव करती है ये टॉक्सिन्स को। पोर्टल
पोर्टल ब्लड बाईपास होता है लीवर से और अमोनिया एक्यूमुलेट्स हो जाती है और सीएनएस टॉक्सिसिटी बढ़ा देती है। इसके क्लिनिकल फीचर्स है न्यूरोलॉजिकल है जो सीएनएस के अंदर होता है, जैसे अल्टरनेट सेंसोरियम, कंफ्यूजन, कन्वर्जन, लिथार्जी और कोमा। और साइंस होते हैं जब लीवर फेलियर के तो एसाइटिस, जॉन्डिस, हिपेटोमेगेली, इडीमा, हेमरेजिक टेंडेंसी और स्पाइडर नेवी। अब मैनेजमेंट होता है इसका लो प्रोटीन डाइट, रिड्यूस करना अमोनिया के प्रोडक्शन को। इंटेस्टाइनल डिसइंफेक्टेंट होता है, बाउल क्लीनिंग करता है और एंटीबायोटिक्स की हेल्प लगती है इसमें, और अवॉइड किया जाता है हिपोटॉक्सिक ड्रग्स को, और मेंटेन किया जाता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस को। अब यूरिया इन ब्लड एंड यूरिन, ब्लड यूरिया लेवल्स को कैसे चेक किया जाता है, तो नॉर्मल प्लाज्मा को जो यूरिया होता है वो उसका लेवल होता है 20 to 40 मिलीग्राम पर डीएल। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इंडिकेटर ऑफ रीनल फंक्शन, ये रीनल फंक्शन का इंडिकेटर होता है। इंक्रीज हो जाती है इससे रीनल इनसफिशियंसी, यूरेमिया बढ़ जाता है स्लाइट विद हाई प्रोटीन डाइट यूजुअली नॉर्मली। अब यूरिनरी यूरिया एक्सक्रीशन का जो है टिपिकली एक्सक्रीशन होता है 50 to 30 ग्राम पर डे, 6 to 15 ग्राम उसमें नाइट्रोजन होता है पर डे। अब ये रिफ्लेक्ट करता है ब्रेकडाउन ऑफ 40 to 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे, और यूरिया कॉन्स्टिट्यूट होता है 80% ऑफ यूरिनरी ऑर्गेनिक सॉलिड्स का। अब 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म के बारे में देखते हैं, तो 1 कार्बन आर एसेंशियल फॉर डोनेटिंग कार्बन एटम इन बायोसिंथेसिस, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स। अब 1 कार्बन ग्रुप्स होते हैं वो एसेंशियल होते हैं डोनेटिंग कार्बन्स के लिए, कार्बन एटम के लिए, बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड में, न्यूक्लियोटाइड्स में और मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब टाइप्स ऑफ 1 कार्बन ग्रुप देखते हैं, तो फॉर्माइल के लिए CHO होता है, आप सभी को पता है। एल्डिहाइड फॉर्म अमीनो के लिए CH डबल बॉन्ड NH होता है। मिथाइनिल के लिए डबल बॉन्ड CH होता है। हाइड्रोक्सी मिथाइल के CH2OH होता है। मिथाइलिन के लिए CH2 होता है और मिथाइल के लिए CH3 होता है। और अब हम देखते हैं ऑल एक्सेप्ट मिथाइल आर कैरीड टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड। अब मिथाइल है वो टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड भी कैरी कर सकता है। टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड होता है वो डिराइव्ड होता है फोलिक एसिड का, और इसके अंदर N5 और N10 पोजीशन पे कैरी 1 कार्बन यूनिट होती है। अब हम देखते हैं जनरेशन ऑफ 1 कार्बन ग्रुप। इसमें जो है वो सेराइन है वो चेंज हो जाता है ग्लाइसिन के अंदर, और एंजाइम की प्रेजेंस होती है इसमें हाइड्रोक्सिल मिथाइल ट्रांसफरेज में, जिसमें मेजर सोर्स होता है मिथाइलिन का और THF का। अब रिएक्शन होती है और इसके अंदर जो सेराइन लॉसेस के अंदर जो एक CH2 बॉन्ड होता है वो ग्रुप से बनाता है ग्लाइसिन, और CH2 है वो ट्रांसफर होता है THFA से जो फॉर्म करता है मिथाइलिन THFA, और दिस इज अ मेजर सोर्स ऑफ मिथाइलिन ग्रुप ऑफ 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म। अब हम देखते हैं ग्लाइसिन क्लीवेज सिस्टम के बारे में, तो प्रोड्यूस मिथाइलिन ग्रुप्स। अब जो ग्लाइसिन क्लीवेज सिस्टम है वो मिथाइलिन ग्रुप को प्रोड्यूस करता है THFA से, और इम्पोर्टेंट होता है न्यूक्लियोटाइड और मिथाइल ग्रुप्स के लिए बायोसिंथेसिस के लिए। अब हिस्टाडीन होता है वो N5 फॉर्माइनो THFA के साथ मिलकर हिस्टाडीन को ब्रेक डाउन किया जाता है फॉर्माइनो ग्रुप के साथ, और इससे THFO कन्वर्ट हो जाता है FIGLU के साथ, FIG फ्लूग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी फॉर्माइनो ग्लूटामेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये फ्लेक्सिबल होता है 1 कार्बन यूनिट की रिएक्शन के लिए। अब ट्रिप्टोफैन है वो कन्वर्ट हो जाता है फॉर्माइल THFA के अंदर, और जो मेटाबॉलिज्म है इसमें डोनेट होता है फॉर्माइल ग्रुप, और प्यूरिन बायोसिंथेसिस हो जाता है कोलिन, और बिटाइन होता है वो डोनेट किया जाता है इसके अंदर हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्रुप को। इसके अंदर जो कोलिन है वो ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्रुप रिकवर हो जाता है। इससे हम स्लेवेज पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक जनरेट होता है हमारा, ये हेल्प करता है रीजनरेशन में THFA के और 1 कार्बन ग्रुप के। और जो कोलिन है वो कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन के अंदर, ग्लाइसिन कन्वर्ट होता है मिथाइल ग्रुप के अंदर। अब हम देखते हैं इसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ 1 कार्बन ग्रुप्स। अब 1 कार्बन जो यूनिट्स कैरी करती है THFA के द्वारा वो इंटर कन्वर्टेबल होती है, जैसे कि वो अलाउज करती है फ्लेक्सिबिलिटी न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में, अमीनो एसिड के इंटर कन्वर्जन में, मिथाइलेशन रिएक्शंस के अंदर। अब हम देखते हैं मिथाइल THFA एंड विटामिन B12 कोबालमिन के बारे में। इसको कोबालमिन बोला जाता है। मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर में देखते हैं मिथाइल THFA है यानी टेट्रा हाइड्रोफोलेट कैरिंग मिथाइल ग्रुप
वो डोनेट करता है अपना मिथाइल कोबाइलमीन यानी विटामिन B12 को करता है वो डोनेट, और फॉर्मेशन होता है मिथाइल कोबालमीन का। मिथाइल कोबाइलमीन होता है वो डोनेट करता, कन्वर्ट हो जाता है वो होम्योसिस्टाइन के अंदर और फिर बनाता है मिथियोनिन। मिथाइल कोबालमीन है वो ट्रांसफर हो जाता है मिथाइल ग्रुप के अंदर होम्योसिस्टीन के अंदर और प्रोड्यूस करता है मिथियोनिन। अब हम इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। मिथाइल THFA प्लस B12 मिलकर बनाता है मिथाइल कोबालमीन, वो होम्योसिस्टाइन के अंदर कन्वर्ट होकर मिथियोनिन बनाता है। ये इसकी रिएक्शन है। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है फोलेट ट्रैप। अब जो B12 की डेफिशिएंसी होती है तब मिथाइल ट्रांसफर्स अकर नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से जो THFA है वो रीजनरेट नहीं होता, डज नॉट अकर, तो रीजनरेशन नहीं होता, तो बिकम फंक्शनली इनएक्टिवेट हो जाता है और इसमें लीड्स टू फंक्शनल फोलेट डेफिशिएंसी। इसमें फंक्शनल फोलेट डेफिशिएंसी हो जाती है, इससे हम फोलेट ट्रैप बोलते हैं। और अब हम देखते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ 1 कार्बन ग्रुप। अब जो 1 कार्बन होते हैं उनका यूटिलाइजेशन होता है। 1 कार्बन जो होते हैं वो वन कार्बन ग्रुप्स एसेंशियल होते हैं बायोसिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए। अब जो प्यूरिन सिंथेसिस होता है उसमें C2 और C8 प्यूरिन्स होते हैं वो डोनेट किए जाते हैं 1 कार्बन ग्रुप के द्वारा। और फॉर्माइलेशन ऑफ मेथानिल tRNA, अब इसमें इम्पोर्टेंट होता है इनिशिएटिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन होता है। अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें इंटरकन्वर्जेंस होता है। ग्लाइसिन एंड सीरीन सिंथेसिस इन्वॉल्व करता है 1 कार्बन ग्रुप के लिए। कॉलिन सिंथेसिस होता है वो हाइड्रोक्सिल मिथाइल एंड मिथाइल ग्रुप्स आर यूज्ड टू मेक कॉलिन। मिथाइल डीऑक्सीथाइमिथाइडीन मोनोफॉस्फेट सिंथेसिस होता है वो एसेंशियल होता है हमारे DNA सिंथेसिस के लिए। इसको अच्छे से आप DTMP अच्छे से इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं DTMP के बारे में। इसकी एक यूनिट होती है वो प्रोवाइड करवाती है मिथाइल ग्रुप, जो कि इंपॉर्टेंट होती है DTMP कन्वर्जन के लिए। ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं। इंड्यूस करती है ये क्रिएटिनिन सिंथेसिस को, कॉलिन को और एपिनेफ्रिन के सिंथेसिस को। एक्सक्रीशन ऑफ एज ए CO2, अब जो सम 1 कार्बन होते हैं वो अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज करते हैं CO2 को एक्सहेलेशन के अंदर। अब हम देखते हैं MCQs रिगार्डिंग चैप्टर के, जो हमने सारी थ्योरी पढ़ी थी। आपको मैं बता दूं कि हमने हमारे चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा था, तो दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। जो मैंने फर्स्ट जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसकी समरी में बताया था कि आप हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोटीन और एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म पढ़ा, फिर हमने डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड पढ़ा, मिस्टर साइकिल पढ़ा, कैथेस्पाइंस प्रोटियोम्स पढ़ा, इंटर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड पढ़ा, ट्रांसएमिनेशन एंड डी ट्रांसएमिनेशन के बारे में पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यूरिया साइकिल के डिसऑर्डर और यूरिया लेवल इन ब्लड पढ़ा, और 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म पढ़ा। और अब उसके रेलेवेंट MCQ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच एंजाइम एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कौन सा एंजाइम है जो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, एंटेरोकाइनेज और कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो आप सभी को पता है एंटेरोकाइनेज है वो एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन को, और ट्रिप्सिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ट्रिप्सिन इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। और कौन सा अमीनो एसिड है जो एब्जॉर्ब होता है नेचुरल अमीनो एसिड के कैरियर सिस्टम में? लाइसिन, आर्जिनिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, मिथायोनिन, फेलिन एलानिन, ट्रायोसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, एस्पेरेट एंड ग्लूटामेट। देन लास्ट वन है बीटा एलानिन एंड ग्लाइसिन। तो आपको सभी को पता है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं ये सारे। इसके शॉर्ट फॉर्म देखे थे हमने AL, VAL, LEU ऐसे देखे थे। आई होप आपको याद होगा, कोरिलेट कर पाएंगे क्लास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व। अमीनो एसिड की कैटाबॉलिज्म में फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन, यूरोजेनेसिस एंड प्रोटीन फोल्डिंग। तो आप सभी को पता है ट्रांसएमिनेशन वो कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है अमीनो एसिड के। विच एंजाइम कैटालाइज द ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ ग्लूटामेट इन लीवर। तो लीवर के अंदर जो एंजाइम है वो कैटालिस्ट के रूप में ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में ग्लूटामेट के रूप में लीवर में मिलता है। कौन सा ऑक्सीडेटिव वो एंजाइम कैटालाइज की तरह काम करता है? तो एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज, एस्पेरेट एमिनो ट्रांसफरेज, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज और ग्लूटामाइनेज। तो आप सभी को पता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज होता है वो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपाउंड इज द फर्स्ट नाइट्रोजन डोनर इन द यूरिया साइकिल। कौन सा है वो? ऑप्शन देखते हैं।
एस्परेट, अमोनिया, सिट्रुलिन, ऑर्थोनिन। तो ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस, अमोनिया है उसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास में विच यूरिया साइकिल डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड एन एक्स लिंक्ड मैनर। अब एक्स लिंक की कौन सी हमने साइकिल डिसऑर्डर पढ़ी थी, आर्गिनाइज डिफिशियंसी, ऑर्थोनिन ट्रांसकार्बोलेज डेफिशिएंसी, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट डेफिशिएंसी एंड आर्जिनिनोसक्सिनेट लाइएज डेफिशिएंसी। तो आपको सभी को पता है ऑर्निथाइन ट्रांसकार्बोमाइलेज ओटीसी डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन B12 डेफिशिएंसी द फोलेट ट्रैप अकर्स। फोलेट ट्रैप किसके अंदर होता है, THFA इज ओवर प्रोड्यूस होता है तब मिथाइल THFA कैनॉट ट्रांसफर इन इट्स मिथाइल ग्रुप होमोसिस्टाइन, तब होमोसिस्टाइन इज डिग्रेडेड टू क्विकली और मिथायोनिन एक्यूमुलेट्स। तो आप सभी को पता है इसका आंसर होगा मिथाइल THFA कैनॉट ट्रांसफर इन मिथाइल ग्रुप टू होमोसिस्टीन। This which carbon donor contribute to N5 formino THFA, serine, glycine, histidine, choline। तो आप सभी को पता है हिस्टिडीन होती है इसके अंदर 1 कार्बन डोनर के अंदर, N5 4 अमीनो एसिड के अंदर। द नेट एनर्जी कॉस्ट ऑफ 1 यूरिया मॉलिक्यूल फॉर्मेशन इन यूरिया साइकिलेज। तो 4 ATP इक्विवेलेंट्स, 2 ATP इक्विवेलेंट्स, 1.5 ATP इक्विवेलेंट्स और 0 ATP, जिसका आंसर होगा 1.5 इक्विवेलेंट्स। लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलाइजिंग आर्जिनोसक्सिनेट टू आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट। आर्गिनेज, आर्गिजिनोसक्सिनेट लाइएज और ऑर्निथिनो कार्बोमोलाइज और कार्बोमाइल फॉस्फेटेज सिंथेटेज। तो इसका सही आंसर होगा आर्जिनिनोसक्सिनेट लाइएज। आप सभी को पता होना चाहिए कि मोस्टली जो रिएक्शन में बनता है उसी के नाम के बेसिस पे हम एंजाइम का नाम देते हैं। ठीक है, ये थी हमारी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।